नमस्ते साथियों, आज एक नए वीडियो के साथ मैं उपस्थित हूँ और आज के इस वीडियो में अपन विश्लेषण करेंगे नीति निर्देशक तत्वों का। जैसा कि अपन पढ़ रहे थे, पिछले वीडियो में मैं आपको बता रहा था भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों की उपयोगिता एवं महत्व। उसके अंतर्गत अपन ने पढ़ा था कि संविधान के भाग 4 में इन नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है और विशेष रूप से 4 प्रकार के जो नीति निर्देशक तत्व बताए गए हैं, उनमें कल पहला जो नीति निर्देशक तत्व था आर्थिक सुरक्षा संबंधी बातें। उसके बाद आज जो दूसरा बिंदु है नीति निर्देशक तत्व का या दूसरा जो भाग है वो है सामाजिक सुरक्षा और शिक्षा संबंधी निर्देशक के तत्व। अर्थात सामाजिक सुरक्षा और शिक्षा को बढ़ावा देने की दृष्टि से संविधान में नागरिकों के लिए क्या व्यवस्था है और सरकारों को लोक कल्याणकारी शासन व्यवस्था स्थापित करने में इन बातों का किस प्रकार से पालन करना चाहिए। तो इस वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखें और इस सामाजिक सुरक्षा और शैक्षणिक स्थिति के संदर्भ में संविधान ने सरकारों से क्या अपेक्षा की है। तो अपन देखते हैं इसमें लोगों के सामाजिक और शैक्षिक स्तर को ऊंचा उठाने के लिए संविधान में कुछ नीति निर्देशक तत्व दर्शाए गए हैं, जिसके अंतर्गत हम देखते हैं तो वो कौन कौन से ऐसी बातें हैं जो सामाजिक सुरक्षा और शैक्षिक सुधार के लिए आवश्यक रूप से विभिन्न राज्यों के सरकारों को अपनाना चाहिए। जिसमें नंबर 1 अनुच्छेद 44 के अनुसार राज्य देश के सभी नागरिकों के लिए एक समान आचार संहिता बनाने का प्रयत्न करेगा। अर्थात राज्य में निवास करने वाले सभी नागरिक एक जैसे दृष्टिकोण के अनुरूप चले। दूसरा बात है इसी में अनुच्छेद 45 में के अनुसार राज्य संविधान लागू होने के 10 वर्ष के अंदर अंदर 14 वर्ष की आयु तक के बालकों के लिए निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था करेगा। अर्थात संविधान में इस नीति निर्देशक तत्व में लिखा था कि संविधान लागू होने से 10 वर्ष के बाद के अंदर अंदर देश के सभी बालकों को जिनकी आयु 14 वर्ष तक है निःशुल्क शिक्षा मिले, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन हम सोच सकते हैं कि भारत के अंदर निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा जो कानून है वो 2009 में बना और 2011 से देश में लागू हुआ, जबकि हमारा संविधान 1950 में ही लागू हो गया और नियमानुसार देश में ये निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा 2060 के बाद लागू होनी चाहिए थी। परंतु सरकारों की उदासीनता के कारण ये अधिकार से नागरिक वंचित रहे और यही कारण है कि अगर 2060 के बाद देश में ये निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा लागू हो जाती तो आज भारत का शैक्षणिक स्तर कितना उच्च होता। खैर, इस विषय को इसी प्रकार से अपन को समझना है। तीसरी बात दी गई है अनुच्छेद 46 के अनुसार राज्य जनता के पिछड़े हुए वर्गों जिनमें विशेषकर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की शिक्षा तथा आर्थिक हितों की उन्नति के लिए विशेष प्रयत्न करेगा और सामाजिक
अन्याय तथा सभी प्रकार से शोषणों से उनकी रक्षा करेगा। अर्थात देश में जो ऐसे अति पिछड़े वर्ग हैं, सामाजिक दृष्टि से उन वर्गों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए सरकारों को विशेष प्रयत्न करने पड़ेंगे। विशेष रूप से अनुसूचित जाति, जनजाति व अन्य वर्गों के लोग, इनको सामाजिक न्याय मिले। जो वर्षों से शोषित पीड़ित रहे हैं, उनका उत्थान अब होना चाहिए, वो भी देश के अंदर एक समरस नागरिक का जीवन जी सके। बिंदु क्रमांक 4 में दिया है, अनुच्छेद 46 के अनुसार राज्य का ये प्रमुख कर्तव्य होगा कि वे लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य के विकास के लिए प्रयत्न करें और इसलिए राज्य औषधि के प्रयोग किए जाने के अतिरिक्त ऐसे मादक द्रव्यों और पदार्थों के सेवन पर प्रतिबंध लगाएगा जो आमतौर पर स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होंगे। अर्थात ऐसी बातें जो व्यक्ति के स्वास्थ्य को प्रभावित करती है, तो ये उन विषैले या मादक द्रव्यों की पूर्ण प्रतिबंध की जिम्मेदारी भी शासन प्रशासन की होगी। साथ ही नागरिकों को अच्छा स्वास्थ्य मिले, इसके लिए अच्छी चिकित्सा व्यवस्था की भी व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। ये भी अपेक्षा इन नीति निर्देशक तत्वों में रखी गई है। तीसरे खंड में दिया है, पंचायती राज प्राचीन स्मारक तथा न्याय संबंधी नीति निर्देशक तत्व। अर्थात पंचायती राज व्यवस्था को दुरुस्त करने और देश में स्थित प्राचीन स्मारक और इनके अनुरूप न्याय संबंधी वातावरण देश में लागू रहे, इसके संदर्भ में नीति निर्देशक तत्वों में कौन कौन सी बातों को जोड़ा गया है। अर्थात वो कौन कौन सी बातें हैं जो लोगों को न्याय संबंधी बात बताती है। देखते हैं, देश के पंचायती राज के विकास के साथ साथ प्राचीन स्मारकों की रक्षा तथा न्याय की प्राप्ति के उद्देश्य से भी संविधान में कुछ ऐसे निर्देशक तत्वों का वर्णन है जिससे ये जो हमारी प्राचीन धरोहर है ये सुरक्षित रह सके और इन धरोहरों के माध्यम से हमारे देश का जो भविष्य है, आने वाली पीढ़ी उन सबसे ऐतिहासिकता से परिचित हों और भारत के एक गौरवशाली जो अतीत है उसका स्मरण सदैव भारत के नागरिकों को बना रहे। ये तब होगा जब ऐसे प्राचीन स्मारक सुरक्षित होंगे जिसमें बड़े बड़े किले हैं, भवन हैं और भी ऐसे अन्य अन्य प्रकार के वास्तुशास्त्र के चीज़ें हैं जो सुरक्षित रहनी चाहिए। और इसके लिए भारत के अंदर पुरातत्व विभाग इनका संरक्षण के अनुरूप कार्य कर भी रहा है। इसी के साथ देश में पंचायती राज व्यवस्था सुदृढ़ हो, इसके लिए भी संविधान में आवश्यक सुझाव दिए गए हैं, क्योंकि भारत के अंदर पंचायती राज का महत्व दर्शाते हुए महात्मा गांधी ने कहा कि भारत एक देश जो है वो गांवों में बसता है। तो भारत के गांव अगर सुदृढ़ होंगे, वहाँ की व्यवस्थाएं सुव्यवस्थित होगी तो देश आगे बढ़ेगा। और ग्रामीण क्षेत्र की व्यवस्थाएं सुदृढ़ करने के लिए वहाँ का प्रशासन गांवों के लोगों के हाथ में होना चाहिए और इसीलिए इसको पंचायती राज के अधीन गांधी जी ने उस समय माना था। वैसी व्यवस्था आज देश में स्थापित है, इसीलिए आज भारत का ग्रामीण परिदृश्य बदलता हुआ हमें दिखाई भी दे रहा है। देखते हैं इन निर्देशक तत्वों में कौन कौन सी प्रमुख बातों का उल्लेख था
तो नंबर 1 में लिखा है, अनुच्छेद 40 के अनुसार राज्य ग्राम पंचायतों के गठन के लिए प्रयत्न करेगा और उनको ऐसी शक्तियां तथा अधिकार प्रदान करेगा जिससे कि वे स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य कर सके। और इस बात को प्रतिभूल करने की दृष्टि से संविधान में 73वां संविधान संशोधन किया गया, जिससे पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक अधिकार दिया गया है। दूसरी बात, अनुच्छेद 49 में कहा गया है कि राज्य का यह दायित्व होगा कि वह अपने राज्य क्षेत्र में स्थित प्रत्येक पुरातत्व स्मारक तथा स्थान, कलात्मक तथा ऐतिहासिक रुचि की सभी वस्तुओं को संरक्षित रहे और उनके अस्तित्व को बनाए रखने के लिए अथक प्रयास करें और उनको संरक्षित रखने के संदर्भ में समय समय पर उनकी उचित व्यवस्था भी करें, ताकि राष्ट्रीय महत्व उनका दर्शाया जा सके। रक्षा करने के साथ साथ उनके नष्ट होते हुए स्वरूप को बचाना तथा करूप बनाने तथा उनको निर्यात करने संबंधी व्यवस्थाओं पर रोक लगाने का प्रयत्न करें। अर्थात किसी भी प्रकार से यदि कोई भी तत्व इन स्मारकों को क्षति पहुंचाता है, उनकी व्यवस्था को स्थानांतरित करता है, तो ऐसे चीज़ों पर आपको कड़ाई से प्रतिबंध लगाना चाहिए और उनको संरक्षित रखना चाहिए। तीसरी बात है, अनुच्छेद 50 में कहा गया है कि राज्य न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने का प्रयत्न करेगा और इसका उद्देश्य न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुरक्षित करना है। इस अनुच्छेद का तात्पर्य यही है कि कार्यपालिका के ऊपर न्यायपालिका का पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं होना चाहिए, ताकि भारत में न्याय की कल्पना एक स्वतंत्र निर्भीक होकर के लोगों को प्राप्त हो सके। और ये तभी संभव होगा जब शासन प्रशासन का हस्तक्षेप न्यायपालिका और भारत के न्यायालयों में नहीं होगा, तभी जाकर के आम नागरिकों को सुलभ न्याय और ईमानदारी से उपलब्ध हो सकेगा। इन सब बातों का विश्लेषण करते हुए हम कह सकते हैं कि भारत में सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा व्यवस्था, पंचायती राज एवं पुरातत्व से संबंधित बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं संविधान लागू होने के बाद, लेकिन फिर भी अभी भी इसमें आवश्यक और वांछित परिवर्तन होने अपेक्षित है। इसलिए ये सब होगा जब हम ईमानदारी से कार्यपालिका अपना दायित्व का निर्वहन कर सकेगी और नागरिकों को एक सुलभ और अच्छा जीवन यापन करने में ये नीति निर्देशक तत्व एक महती भूमिका उपलब्ध कराते हैं।